करते हैं और वापस घर की तरफ जाते वक्त कोजुई बाकी का हाथ पकड़ लेती है। पर तभी हम लोग देखते हैं कि स्पेक बाकी को पीछे से देख रहा होता है। अब बाकी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने फिरने के बाद उसे वापस उसके घर छोड़ने जा रहा होता है और तभी स्पेक वहाँ पर आ जाता है और हम देखते हैं कि कोजाई बाकी को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान होती है कि तुम एक रियल फाइटर हो, तुम्हारी जान हर वक्त खतरे में रहती है, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। अगर मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारूंगी तो हमेशा मैं भी परेशान रहूंगी। कोजाई के माइंड में बहुत सी बातें घूम रही होती हैं और फिर कोजाई बाकी से कहती है कि तुम जिनके साथ लड़ते हो उनकी भी तो फैमिली है ना, उनके भी तो बीवी बच्चे हैं। अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो क्या उनकी बीवी और बच्चे तुमसे नफरत नहीं करेंगे? और जैसे ही कोजाई बोलती जा रही होती है बाकी उसे गले से लगा लेता है और उसे कहता है बस खामोश हो जाओ, अब फाइटर्स अपनी मर्जी के साथ ऐसा रास्ता चुनते हैं। मैंने पिछले 17 सालों में कोई भी अच्छी चीज नहीं देखी है। मेरे डैड और मेरी मॉम मुझसे नफरत करते थे और वो हमेशा से चाहते थे कि मैं दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बनूं। मैंने यही रास्ता चुना है और मेरी जिंदगी का यही मकसद है। मैं अपने डैड को हराऊंगा और इस रास्ते पर चलते हुए मुझे कुछ हो जाता है तो मुझे उस चीज का जरा भी अफसोस नहीं होगा। और अगर तुम मेरे साथ चलना चाहती हो तो तुम भी मेंटली तैयार रहना। मैंने अगर मेरी मॉम के अलावा किसी और पर आज तक ट्रस्ट किया है तो वो तुम हो कोजाई। वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी स्पेक वहाँ पर आ जाता है और फिर वो जैसे ही बाकी पर अटैक करने वाला होता है तो बाकी घूर कर स्पेक की तरफ देखता है तो स्पेक वहीं पर खड़ा खड़ा मानो जम सा जाता है। लेकिन इसी दौरान हानायामा वहाँ पर पहुंच जाता है और वो स्पेक की जबड़े को पकड़ लेता है और उसे बाकी से दूर फेंक देता है। वो बाकी और कोजाई की जान बचा लेता है और कहता है तुम्हारी लड़ाई मुझसे है, तुम बाकी से दूर रहो। और अब स्पेक और हानायामा की फाइट शुरू हो जाती है। स्पेक एक जोरदार लात हानायामा के मुंह पर मारता है, उसके नाक से खून निकलने लग जाता है और अब वो अपने कपड़े उतार देता है और हम देखते हैं कि यानाहामा के बैक पर एक बहुत ही मस्त सा टैटू होता है जिस पर कई तलवारों के निशान भी होते हैं। ये जो टैटू आप देख रहे हो ये यानाहामा फैमिली के लीडर्स का एक सिंबल है और ये टैटू सिर्फ वही इंसान बना सकता है जिसके पास बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ होती है। और इस टैटू पर ये स्वॉर्ड के निशान तब आते हैं जब यानाहामा एक पूरी की पूरी गैंग के साथ अकेला ही फाइट करने पहुंच जाता है और ये स्टोरी जानने के बाद उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। स्पेक अपने हाथ में आने वाली हर चीज के जरिए हानायामा पर हमला करना शुरू कर देता है। कभी वो यानाहामा का जूता पकड़कर उस पर अटैक करता है और कभी वो बेंचेस को उठा उठाकर हानायामा की बैक पर मारने की कोशिश करता है। पर इन छोटी मोटी चोटों का हानायामा पर कुछ ज्यादा असर नहीं होता और वो अपने फाइटिंग स्टांस को अपना लेता है। ये देखकर स्पेक भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है बहुत खूब, काफी अरसा गुजर चुका है, एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट मिले। इतने सालों के बाद कोई ताकतवर ओपोनेंट मुझे मिला है। तुम तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरह आराम से खड़े हो गए हो, जैसा हाल मैंने स्टैचू ऑफ लिबर्टी का किया था। दरअसल स्पेक ने अभी थोड़ी देर पहले ही स्टैचू ऑफ लिबर्टी को तोड़ दिया था जिसे लोग अभी बहुत ही मुश्किल से दोबारा से वापस जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल वैसा ही हाल अब मैं दोबारा करने वाला हूँ। और ये कहते ही स्पेक बिना सांस लिए एक के बाद एक खतरनाक अटैक करना शुरू कर देता है उस पर। वो लगातार उस पर मुक्के बरसा रहा होता है। स्पेक अपनी सांस को 5 मिनट से भी ज्यादा के लिए रोक सकता था, इसलिए वो बिना सांस लिए उस पर लगातार अटैक्स कर पाता है। पर हानायामा की स्ट्रेंथ भी कम नहीं थी, उसकी स्ट्रेंथ आम लोगों से कई ज्यादा होती है, इसलिए वो अपने दोनों हाथ आगे करके स्पेक के सारे पंचेस को ब्लॉक कर रहा होता है। और फिर जैसे ही हानायामा को रियलाइज होता है कि स्पेक के पंचेस की ताकत थोड़ी सी धीमे पड़ने लगी है, वो इस मौके का फायदा उठाकर आधे सेकंड के अंदर ही एक जोरदार पंच स्पेक के मुंह पर मारता है। ये इतना खतरनाक पंच होता है कि उसके मुंह पर पड़ते ही वो दूर जाकर गिरता है। इस तरफ पुलिस को दिखाया जाता है जो कि स्पेक की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं और कहते हैं अरे यार ये स्पेक ने तो हमारे जेल को जैसे होटल समझ लिया है, जब मर्जी आता है जब मर्जी जाता है, क्या है ये। और रात गुजारने के बाद यहाँ से चला जाता है। हमने उसे मारने की हर मुमकिन कोशिश की है पर हमारी गोलियां भी उसके सामने फेल हो चुकी हैं, पर कोई बात नहीं, अब अगली बार जब वो आएगा ना तब देखना, बहुत ही खतरनाक तरीके से मारने वाला हूँ मैं उसे। दूसरी तरफ हानायामा स्पेक के मुंह पर एक के बाद एक जोरदार गुस्से बरसा रहा होता है और वो स्पेक से पूछता है हाँ भी आगे स्वाद, तुम्हें हार का मजा चखना था ना, लो मजा आ रहा है अब। हानायामा के पंचेस को बर्दाश्त करने की ताकत तो किसी में भी नहीं होती है, इसलिए स्पेक की हालत धीरे धीरे खराब होने लग जाती है और फिर अचानक से ही स्पेक हार मान लेता है। हानायामा ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये इतनी आसानी से कैसे अपनी डिफीट मान ली। पर हमें पता चलता है कि ये स्पेक की एक चाल थी। दरअसल उसके हाथ में 6 कारतूस होते हैं जिसे वो हानायामा के मुंह में डालकर उसका मुंह बंद कर देता है, जिसकी वजह से वो गोलियां फट जाती हैं और हानायामा का जबड़ा तकरीबन आधा टूट चुका होता है उस धमाके की वजह से और अब वो बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में होता है। पर हानायामा नीचे गिरने से पहले स्पेक के मुंह पर एक जोरदार पंच मार देता है और इस फाइट का विनर हानायामा निकलता है। दूसरी तरफ पुलिस देखते हैं कि हानायामा ने स्पेक को बुरी तरह से पीट दिया है और उसे कॉलर से पकड़ रखा है। पुलिस हानायामा का शुक्रिया अदा करती है कि तुमने इतने खतरनाक क्रिमिनल को पकड़ लिया है। पुलिस हानायामा को पहले से ही जानती थी, इसलिए वो उसकी काफी रिस्पेक्ट भी करते थे और उसे जाने देती है। और जैसे ही हानायामा वहाँ से जाने लगता है और स्पेक को गिरफ्तार करने के बाद उसे पुलिस की गाड़ी में बिठाया जाता है तो स्पेक पुलिस वालों पर अटैक कर देता है और देखते ही देखते उन सभी पुलिस ऑफिसर्स को मार देता है। और फिर वो सभी पुलिस ऑफिसर्स को मारकर पुलिस की गाड़ी को अपने हाथों में उठा लेता है और हानायामा पर गिरा देता है और एक
एक रॉड के जरिए हानायामा के फेस पर अटैक करने की कोशिश करता है और उसे मारते हुए कहता है, तुम्हारे पास मौका था मुझे हराने का, लेकिन तुमने इस मौके को गवा दिया। अगर जैसे मैं तुम्हें मार रहा हूँ तो मुझे इसी तरह थोड़ी और देर मारते रहते तो मैं कब का मर चुका होता। और फिर वो एक गन निकाल कर हानायामा की बॉडी को गोलियों से छन्नी कर देता है। स्पेक उस पर जरा भी रहम नहीं करता और हानायामा की टांगों पर फायरिंग करनी स्टार्ट कर देता है। जब हानायामा जख्मी होकर जमीन पर गिर जाता है तब स्पेक उसके मुंह पर जोरदार लाते मारता है। मुझे तो लगा था कि हानायामा का खेल अब समाप्त होने वाला है, लेकिन ये तो मेरी गलतफहमी थी यार, क्योंकि हानायामा इतनी आसानी से नहीं मरने वाला था, मजाक थोड़ी है कोई। और फिर जैसे ही स्पेक ने अपनी गन निकाल कर हानायामा के मुंह में डाली तो हानायामा ने, जिसका जबड़ा पहले से टूटा हुआ था, उसके मुंह में दोनों तरफ से सुराख था और उसने उस गन की डायरेक्शन को चेंज कर दिया और जो गोली उसके सर में लगनी थी वो उसके जबड़े से बाहर निकल गई। और फिर हानायामा इस मौके का फायदा उठाकर स्पेक को जमीन पर गिरा देता है और उसके मुंह पर लगातार मुक्के बरसाने शुरू कर देता है। और हानायामा के मुक्कों के बारे में तो हम जानते ही हैं कि उसके हाथों में कितनी ज्यादा ताकत है। स्पेक अपने आंखों पर हाथ रख लेता है, जिसे देखकर हानायामा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि अब ये क्या करने वाला है। और तभी हम लोग देखते हैं कि वो एक फ्लैश ग्रेनेड उसके सामने मारता है। उस नेड की रोशनी इतनी ज्यादा होती है कि हानायामा की आंखों में पड़ते ही उसे कुछ नजर नहीं आता। दरअसल एक स्टैंड था यार, जैसा हम BGMI में खेलते हैं। अब हानायामा को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता, वो अंधा हो चुका है, पर ना दिखने के बावजूद भी एकदम सही निशाना लगाकर वो स्पेक के मुंह पर एक मुक्का मारता है। लेकिन स्पेक भी चालाक था और वो जमीन की तरफ से निकलकर उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसकी गर्दन को दबोच लेता है और उसकी गर्दन की हड्डी को तोड़ने की कोशिश करता है। और तभी हानायामा अपनी सबसे खतरनाक टेक्निक को यूज करने की कोशिश करता है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि हानायामा के हाथ में बहुत ही ज्यादा पावर होती है, तो वो स्पेक की बाजू पकड़कर उस पर जबरदस्त प्रेशर बनाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से स्पेक के हाथों के मसल्स फटना शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही स्पेक को इस बात का अंदाजा हो जाता है कि बहुत ही जल्द उसका बहुत ही बुरा हाल होने वाला है, तो वो अपने हाथ की एक उंगली हानायामा के कान में घुसाने की कोशिश करता है ताकि वो हानायामा के ब्रेन को डैमेज कर सके। लेकिन हानायामा इस कदर का डैमेज लेकर भी अपने पांव पर खड़ा रहता है और स्पेक की गर्दन हानायामा के हाथ में होती है। और फिर जैसे ही हानायामा अपने हाथ की मदद से स्पेक की गर्दन पर प्रेशर डालने की कोशिश करता है तो स्पेक बहुत ही जल्द बेहोश हो जाता है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ उसका इलाज चल रहा होता है। और हम देखते हैं कि स्पेक की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। ये स्पेक की रियल फॉर्म होती है। एक डॉक्टर एक्सप्लेन करता है कि दरअसल ये स्पेक की असली हालत है। इस बंदे की असली एज 97 है, पर पहले इसकी बॉडी से हमें लगता था कि ये 50 साल का होगा, क्योंकि इसके मसल्स काफी ज्यादा बड़े होते थे और इसकी एज लगभग 50 के आसपास होगी। लेकिन हम सब गलत थे। अब दूसरी तरफ हमें बाकी को दिखाया जाता है, जो कि एक टेस्ट दे रहा होता है और इस पेपर में वो अपने नाम के सिवा और कुछ नहीं लिखता, बिल्कुल मेरी तरह। और तभी बाकी का टीचर उसे समझाता है कि तुम्हें ठीक से स्टडी करनी चाहिए। मैं जानता हूँ कि तुम फिजिकल टेस्ट में सबसे ज्यादा नंबर लेकर आए हो, पर सिर्फ बॉडी बनाने से कुछ नहीं होगा। इंसानों ने जितनी भी तरक्की की है वो अपनी बॉडी से नहीं बल्कि अपने दिमाग से की है। और तभी वो टीचर खिड़की की तरफ चला जाता है, जहाँ एक शख्स रनिंग ट्रैक से उनके स्कूल की तरफ ही आ रहा होता है। वो बंदा खिड़की तोड़कर बाकी के क्लासरूम में आ जाता है और उसे देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। उस टीचर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता कि ये बंदा उड़ कैसे सकता है। और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि उन 5 क्रिमिनल्स में से एक डॉयले था, जो कि मेरा फेवरेट है। और वो बाकी से कहता है कि भाई ये टीचर तुम्हें इतना कुछ बोल गया, अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो भाई मैं ना सहता। इसके मुंह पे एक जोरदार पंच मार देता। उस टीचर के मुंह पर एक जोरदार पंच मार देता है। ये देखकर बाकी रोने का नाटक करने लगता है और बोलता है मुझे तो डर लग रहा है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ मत करना, तुम तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो, क्या तुम मुझे मारने आए हो। और इससे पहले कि डॉयले बाकी लोगों पर अटैक करता, बाकी एक जोरदार किक डॉयले के मुंह पर मारता है और इन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। डॉयले एक चाकू निकाल लेता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है बहुत खूब, तुम सिर्फ 17 साल के हो लेकिन हर खतरे को भांप लेते हो, तुम जानते हो कि तुम्हारा दुश्मन कितना ताकतवर है और उसके साथ कैसे फाइट करनी है। लेकिन बाकी डॉयले की बातों पर ध्यान नहीं देता और क्लासरूम की खिड़की से जंप मारकर नीचे आ जाता है। उसके भागने का पर्पस सिर्फ यही होता है कि उसकी क्लास वालों को ये पता ना चल जाए कि वो एक अंडरग्राउंड रेसलर है, क्योंकि अगर उन लोगों को पता चल गया पूरा का पूरा स्कूल उससे डरने लगेगा। और जैसे ही बाकी नीचे पहुंचता है, बाकी एक माली के पास से गुजरता है जो कि कुछ पत्तों को काट रहा होता है, या फिर कहूँ तो नाटक कर रहा होता है। और जैसे ही बाकी उसे गुड मॉर्निंग कहता है तो वो बंदा बाकी पर अपनी कुल्हाड़ी से अटैक कर देता है। दरअसल ये कोई माली नहीं, ये यानागी है, उन्हीं 5 क्रिमिनल्स में से एक, और इन सभी में से सबसे ज्यादा खतरनाक है। और फिर देखते ही देखते यानागी अपने हाथ में मौजूद उन वेपन्स को घुमाना शुरू कर देता है। वो एक ननचक्कू की तरह वेपन होता है और उसके दोनों सिरों पर कांटों की तरह तेज कुल्हाड़ियां लटकी होती हैं। अगर वो वेपन बाकी की बॉडी से टकरा गया तो वो उसकी बॉडी को चीर डालेगा। और फिर वो अपने वेपन को घुमाता हुआ, जो कि एक चैन के साथ बंधा होता है, उसे जमीन पर गिरे हुए एक पत्थर की तरफ टकराता है। और वो पत्थर इतनी स्पीड से बाकी की तरफ आता है कि बाकी उसे ठीक से देख तक नहीं पाता, लेकिन किसी न किसी तरीके से उसे डॉज कर लेता है। बाकी को अंदाजा हो जाता है कि उसकी जान भी खतरे में है और यानागी एक के बाद एक अटैक करना उस पर शुरू कर देता है और बाकी को उसके अटैक्स को डॉज करने में काफी ज्यादा मुश्किल आती है और यानागी
बाकी की तारीफ करते हुए उसे कहता है, तुम्हारी आंखें काफी तेज हैं। हालांकि मैंने अपने हथियार को एक रस्सी की चेन के साथ बांधकर बनाया है, जिससे उसकी रफ्तार बहुत ही ज्यादा तेज हो जाती है, लेकिन तुम फिर भी मेरे वेपन्स के अटैक को देख पा रहे हो। ये बहुत ही इंप्रेसिव बात है। वो अपने एक वेपन को निकालकर बाकी को पकड़ा